हेलो बच्चों, तो आई होप आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी एंड आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की। तो यार ये टाइम सभी का आता है, 2 से 3 दिन एग्ज़ाम के पहले सभी को काफ़ी डर लगता है, काफ़ी एंग्जाइटी होती है। तो कोई इशू नहीं है, सभी का टाइम आता है, आपका टाइम भी आ चुका है। तो बस 2 से 3 दिन की और बात है, इसमें अच्छे से होल्ड करना है एंड आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है बेस्ट मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग नीट फिजिक्स इन नीट 2020 एंड 2021 एंड आने वाले सारे नीट के एग्जाम। इतने सालों से टॉपर्स के साथ काम करने के बाद ये क्लियर होता है कि यार जो डी डे होता है, जो एग्जाम डे होता है, उस दिन जो हमारी साइकोलॉजी होती है, जो हमारा एक तरीके स्ट्रैटेजी होता है उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, वो बहुत डिटरमाइन करता है हमारी परफॉर्मेंस को। एक्चुअली में आप माने या ना माने, वो 30 से 40 मार्क्स का डिफरेंस लाता है उस दिन की गलतियां। और तो डिस्कस करेंगे हम सारी उन बातों को जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम डे पे याद रखने की, एंड एक्चुअली में एग्जाम के कुछ दिन पहले से भी याद रखने की, जो बहुत बड़ा आपके रिजल्ट में एक तरीके से बदलाव ला देगी। एंड आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आएगी, एनहांसमेंट होगी आपकी फाइनल परफॉर्मेंस में, और जो आपका फाइनल टच होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो एग्जाम में पहुंचने से पहले यार बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें पहले से पता होना चाहिए। तो वही है हमारा स्टेप नंबर 1। रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देर आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो बच्चों को नहीं पता होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं अपनी फाइनल टच, फाइनल परफॉर्मेंस में। तो वो रिजल्ट आप लोगों को याद रखने हैं। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वो रिजल्ट्स लिख दिए हैं। तो देखिए, ये वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट याद होने चाहिए। मतलब हो सकता है इन वैल्यूज को आप वहां पे ना याद कर पा रहे हो और आपकी चीजें खराब हो रही हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यूज मैंने दे रखी हैं, साइन 37, कॉस 37, साइन पाई एंड कॉस पाई। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी में कॉस पाई की वैल्यू को कुछ गलत लिख देते हैं, इसलिए मैंने आपको एक रिमेंबर करवा दिया कि भाई एग्जाम में जब ऐसा है तो याद रखने की सर ने बोला था इस वैल्यू को गलत नहीं करना है। लॉगरिथमिक वैल्यू काफी बार बच्चों को परेशान करती है, इवन केमिस्ट्री में भी परेशान करती है। ln x को log x में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। ln2 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स में, उसको आप याद कर लीजिए। मिसलेनियस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, √2, √3, पाई स्क्वायर की रफ वैल्यू बहुत यूज होती है फिजिक्स में। पाई स्क्वायर की नियरली वैल्यू आती है 10 एंड काफी बार आंसर उससे दिया होता है। √10 की वैल्यू बहुत बार आती है और हमें याद नहीं होती, दैट इज 3.2। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कैलकुलेशन बचाने के लिए इन वैल्यूज का बिल्कुल यूज कीजिएगा। 0.5 को 1/2 एंड 0.25 को 1/4 रखिएगा। आपको पता है कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्राफ। हमें बहुत परेशान करते हैं ग्राफ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे 5 ऐसे ग्राफ जो आपको बिल्कुल एज इट इज आने चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो फिजिक्स में यूज होगा। तो ये 5 ग्राफ आपको अच्छे से याद रखने हैं। y=mx+c, y=mx, y proportional to x square, y square proportional to x and y proportional to 1/x, that is y inversely proportional to x। ये 5 ग्राफ आप याद रख लेंगे तो आपका हर ग्राफ एक तरीके से रिलेटेबल होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी एंड उसको एग्जाम में टिक लगाने में बहुत आसानी होगी। बात करते हैं स्टेप 2 की, एंड ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड ये स्टेप है डू स्प्रिंट रीडिंग ऑफ द पेपर। स्प्रिंट रीडिंग आपको करना आना चाहिए एग्जाम में। और स्प्रिंट रीडिंग क्या होती है? तो मतलब पहले आपने अपना बायो फिनिश कर लिया होगा डेफिनेटली, एंड आपने अपना केमिस्ट्री भी फिनिश कर लिया होगा अराउंड 45 मिनट देके। देन आप आएंगे फिजिक्स में। जैसे ही आप फिजिक्स में आते हैं तो आपको करनी है स्प्रिंट रीडिंग। तो एक तरह का डेमो मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखते हैं उस चीज को। आप सभी को ये पेपर दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, एक मॉक टेस्ट है वेले पब्लिकेशन का, तो वो मैंने यहाँ पे एज अ डेमो ले रखा है। तो देखिए स्प्रिंट रीडिंग क्या होती है। स्प्रिंट रीडिंग मतलब अगले 5 मिनट में, मतलब जब आप फिजिक्स सेक्शन में पहुंचे अगले 5 मिनट में आपको सारा पेपर एक बार रन थ्रू करके देख लेना है। इसका क्या बेनिफिट है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं देखते कैसे हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन देखा, मुझे देखते समझ आ गया कि देखिए ये एक सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है। मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा, मुझे दिखा ये न्यूक्लियर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मुझे देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चौथा मुझे देखा ये मुझे पोलराइजिंग का दिख रहा है। पांचवा मुझे दिख रहा है अच्छा समवेयर कुछ हो सकता है ये TIR का क्वेश्चन हो। छठवां क्वेश्चन देखिए दिख गया ऑप्टिक्स। सातवां दिख गया हमें AC। देखिए हमें धीरे धीरे क्वेश्चन दिखते जा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए जब आप इस तरीके से पूरा पेपर देखेंगे एक बार, और जिसको देखने में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मैंने 10 क्वेश्चन देख लिए थे अराउंड 20 सेकंड्स में, तो आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, आप ये बेटा रेक्टिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इजी, मीडियम और डिफिकल्ट है। याद है ना वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपको वो क्वेश्चन तो देख लो पहले जो डायरेक्ट टिक लगाने वाले हैं। हो सकता है इस पूरे रन थ्रू में ऐसे 20 क्वेश्चन हो या 15 क्वेश्चन हो जो शायद हो सकता है सब्जेक्टिव नहीं हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो, मतलब एक तरीके से वन टिक हो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, आप उसको तभी के तभी टिक लगा दें। मतलब हो सकता है पहले ही 5 मिनट में आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो चुके हों।
तो आई होप आपको बेनिफिट समझ आ रहा होगा स्प्रिंट रीडिंग का। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है स्प्रिंट रीडिंग में, क्योंकि स्प्रिंट रीडिंग से आपकी क्लैरिटी बढ़ती है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। चलिए तो बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 इज अंडरलाइनिंग द रिलेवेंट पार्ट एंड सॉल्व ऑलवेज इन बॉक्स। व्हाट इज दिस अंडरलाइनिंग द रिलेवेंट पार्ट? तो दिखाता हूं मैं आपको डेमो किस तरीके से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, देखिए यहाँ पे यूट्यूब इन बोथ द ओपन एंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, मैंने बताया रेलेवेंट पार्ट। तो रेलेवेंट पार्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ उन पार्ट को टच करूंगा जो रेलेवेंट है। मतलब रेलेवेंट में दिख रहा है मुझे वाटर, मुझे दिख रहा है ऑयल, दे आर इमिसेबल, वो नॉर्मल बात है, हमें पता है। एंड पोअर ऑन वन साइड, तो एक साइड आपका वाटर है और एक साइड आपका ऑयल है। 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। कौन? ऑयल। ऑयल की बात चल रही थी। मीनवाइल द वाटर राइजेस टू 65 मिलीमीटर। तो इस डायग्राम को ही मैंने देखा, मैंने को समझ आया, अच्छा पहले वाटर यहाँ था, देन वाटर यहाँ पहुंच गया एंड ऑयल उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर है। फाइनली क्या पूछा गया? द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने वो सारे वर्ड नहीं पढ़े जो मुझे ज़रूरत नहीं करते थे, और मैंने इतने में क्लियर हो गया है कि मुझे कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है एंड क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। तो रेलेवेंट बातें एग्जाम में ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं, और उससे आपको बहुत जल्दी अराउंड 20 सेकंड ऑफ रीडिंग में समझ आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करना है। फिर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है बेटा सॉल्व करने के लिए हमेशा। एंड उस बॉक्स के अंदर या एक एरिया डिसाइड करना है क्वेश्चन का, एंड उसी के अंदर हमें सॉल्व करना है, सो दैट अगर हमें कोई चीज़ मान लीजिए बाद में आके रिवाइज करनी हो, या हो सकता है हम एक सिली को अभी प्रेशर के दौरान हम एक सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो बाद में हम इजीली आइडेंटिफाई कर दें। आप क्या करते हैं, पूरी खिचड़ी बना देते हैं, क्वेश्चन को इररिलेवेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ वहाँ सॉल्व करते हैं। उस वजह से क्या होता है, बहुत गलतियाँ होती हैं बाद में और बहुत प्रेशर फील होता है। एक क्लियर कॉपी देख के जितना कम प्रेशर फील होता है, उससे ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा एक क्लटर्ड कॉपी देख के होता है। ये आप मुझसे जान लीजिए, क्योंकि मैंने अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज चेक करी हैं जब मैं स्कूल्स में पढ़ाता था। तो मैंने देखा है कि यार बच्चों की बहुत क्लटरिंग होती है एंड उससे दिमाग परेशान होता है एंड हमारा मन करता है कि बच्चों के मार्क्स काटें। तो कुछ ऐसा ही आपका दिमाग भी आपके साथ ट्रीट करता है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूं, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल। तो देखिए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रिलेवेंट है, इनर वॉल ऑफ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर रिलेवेंट है, उसकी रेडियस रिलेवेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो भी रिलेवेंट हुआ, एंगुलर वेलोसिटी रिलेवेंट हुई। तो इस तरीके से मैंने रिलेवेंट पार्ट ढूंढे, माइंड में एक डायग्राम फॉर्म किया एंड अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। एक बॉक्स के अंदर या एक एलोकेटेड एरिया के अंदर मैं डिसाइड कर लूंगा कि या तो मैं क्वेश्चन के बाजू में या क्वेश्चन के नीचे या क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व करूंगा। और अगर उससे ज्यादा आपको स्पेस लग रही है, मतलब आप उस क्वेश्चन को प्लीज स्किप करें, क्योंकि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डू नॉट अटेम्प्ट दी ओएमआर इन सिंगल गो। आप कभी भी अपनी ओएमआर को सिंगल गो में अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपके लिए डेमो लेके आया हूं। होगी आपको एक डेमो ओएमआर यहाँ पे। तो इस डेमो ओएमआर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सभी के सभी खाली ब्लॉक्स हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, जब हम पहली बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तब हमें क्या करना है, एक जनरल पॉइंट मेजर कर लेने से, मान लीजिए फर्स्ट का आपको आंसर ए मिला, तो आपने एक छोटा सा वहां पे क्या किया, एक छोटा सा आपने एक पॉइंट डॉट लगा दिया, फिर आपने थर्ड में एक छोटा सा डॉट लगा दिया, या आप ऊपर डॉट लगा दें, ठीक है, इसमें डॉट ना लगाएं तो ऊपर डॉट लगा दें। देखिए जब मैं छोटे छोटे डॉट लगा रहा हूं तो आप इसको जूम करके देखिएगा कि आपको ना एक क्लैरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल ओएमआर भर रहे होंगे तो आपको पता होगा आपने ये क्वेश्चन मार्क किया है, हो सकता है आपसे पहले गलती हो या हो सकता है बाद में गलती हो रही है, वो दोनों ही गलती आपकी अपने आप क्रॉस चेक हो जाएगी एंड आप गलत ओएमआर नहीं भरेंगे। बहुत बार गलतियां क्या होती है कि आपने क्वेश्चन छोड़ा होता है जो आपसे नहीं बना होता है, एंड आप उसको जब ओएमआर भर रहे होते हैं तब स्किप नहीं करते हैं एंड पूरी की पूरी ओएमआर बेटा गलत हो जाती है। प्लीज डोंट मेक दैट ब्लंडर मिस्टेक। दैट ब्लंडर मिस्टेक विल कॉज यू मे बी अ गवर्नमेंट कॉलेज की सीट एंड कैन टेक यू डाउन टू हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि आगे की पूरी ओएमआर आपकी गलत भर गई है। चलिए लास्ट स्टेप पे बात करते हैं। जैसे एनटीए बहुत हॉटशॉट टॉपिक था, ऐसे ही अब यूट्यूब का बहुत हॉटशॉट टॉपिक बना हुआ है गेसिंग दी क्वेश्चंस। तो यार ये गेसिंग दी क्वेश्चन का जितना एक तरीके से आपको एक हवा बनाया हुआ है, जिस तरीके से टीचर्स बता रहे हैं बेटा बहुत ही गलत बता रहे हैं। एंड मैं आपको आज मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि जो तरीके से हम सोचते हैं तुक्का लगाने का या गेस करने का क्वेश्चंस को, वो गलत होता है। गेसिंग कब करनी होगी? पहली बात, जब आपका एक बार एग्जाम पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाए, फिजिक्स अटेम्प्ट हो जाए, तो पहले ओएमआर भरिए, उसके बाद गेसिंग करनी आइए, क्योंकि लास्ट 5 मिनट या 10 मिनट में आप गेसिंग करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। प्रेशर में माइंड ज़्यादा बेटर गेसेस निकालता है, ज़्यादा बेटर वो अटेम्प्ट मारेगा एंड ज़्यादा बेटर वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह लाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो देखते हैं बहुत ही एक एब्सोल्यूट बात, अगर मैं इस
इस आंसर की को देखूं जो मैंने यहाँ पे डाली है, ये अगेन सेम जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिखाया था उसी की आंसर की है। तो इस आंसर की को जब मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया जो लोग कहते हैं कि भाई 25% प्रोबेबिलिटी होती है एक क्वेश्चन के आंसर सही होने की, बहुत गलत बात है। दिस इज दी वर्स्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग दे आर गिविंग टू यू, बिकॉज आप ध्यान से समझिए। देखिए जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर की स्टडी की तो मैंने पाया कि 53 जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मतलब ए ऑप्शन को सही कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं 25% उससे ज्यादा, इसका मतलब सी, डी या बी में से एक ना एक ऐसा रहा होगा। एंड एक्चुअली ऐसे 2 ऑप्शन है जो 25% से भी कम है। तो यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं यार, एग्जाम डिजाइन किया जाता है तो कोई उस सिस्टम में ये थोड़ी बताया जाता है कि आपको 25 क्वेश्चन ही ए सही होने वाले देने हैं, या 25 क्वेश्चन ही बी सही होने वाले देने हैं, या 25 क्वेश्चन ही सी सही होने वाले देने हैं। ऐसा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है इस पूरे पेपर के हर क्वेश्चन का आंसर ए हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टीचर ये थोड़ी सोचता है ना, ऑप्शन इस तरीके थोड़ी सेट करता है कि वो ए, बी या सी, डी में लाए करें या 25% रूल को आपके फॉलो करें। तो पहली चीज ये गलत इंटरप्रिटेशन है कि 25% प्रोबेबिलिटी है हर क्वेश्चन के सही होने की, बिल्कुल गलत बात है। तो अब देखिए इसमें 2 कैटेगरी होगी स्टूडेंट की जिसको तुक्का लगाना चाहिए। पहला जो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप तुक्के मत लगाइए, क्योंकि डेफिनेटली आपके टूटे क्वेश्चन होंगे। हो सकता है आपने 3rd क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, फिर 13 अटेम्प्ट नहीं किया, फिर 25th अटेम्प्ट नहीं किया, फिर 26th अटेम्प्ट नहीं किया, तो कोई रेगुलरिटी नहीं होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने की। एंड याद रखिए अगर मैं इतनी देर में जो बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने बोला आप इस आंसर की में चेक कर सकते हैं कि हो सकता है उनमें से एक भी 1 ना हो, एक भी 2 ना हो, एक भी 3 ना हो। तो अगर आप सारे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 भी लगाते तो हो सकता है आपके चारों के चारों गलत हो जाए। तो पहला गोल्डन रूल, अगर आपके लाइन से क्वेश्चन नहीं बने हैं या आपके मान लीजिए मोर देन 20-25 क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं ओवरऑल पेपर में, देन आप तुक्के लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लाइन से छूट रहे हैं, क्योंकि देखो लाइन से जब भी आप देखोगे तो आप पहले 4 क्वेश्चन देखो, पहले 4 क्वेश्चन में एक भी बी नहीं है लेकिन 2 ए हैं, तो आपकी किस्मत खराब होगी अगर आपने चारों के चारों बी लगाए। लेकिन अगर आपने ये लगाए तो आपकी किस्मत आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा मार्क्स देगी। +8 -2 विल बी +6 मार्क्स। सो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब होती है क्वेश्चंस के सही होने की, वो जब क्वेश्चन बैक टू बैक आपके छूटे हुए हैं, वहां पे तुक्के लगाना इज ऑलवेज करेक्ट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे बच्चे हैं, अगर 600+ तक पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि कोई तुक्का मत लगाइए या बहुत ही लॉजिकल तुक्के लगाइएगा। एग्जाम डे की मेंटालिटी एंड उस दिन की आपकी जो साइकोलॉजी होती है पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड आपके बेस्ट देने में वही सबसे बड़ा हर्डल होता है, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपने बहुत सालों से की है, लेकिन उस दिन जो डेकोरम है वो आपका बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा आपके अच्छे रिजल्ट में। जैसे आप अभी से डरने लगे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे जो होंगे जो अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट होंगे, या उनकी प्रिपरेशन अगर अच्छी भी नहीं होगी तो भी बोल रहे होंगे यार अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द फाइनल टाइम, लेट्स गिव आवर बेस्ट। तो इसी मोटिवेशन में रहिए, एग्जाम डे पे खासकर इन बातों को फॉलो कीजिए। आपके ज्यादा टाइम नहीं होगा भटकने का, लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करेंगे, एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी आपकी रहेगी पूरे एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करने में, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगेन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, प्लीज गिव योर बेस्ट, डोंट ट्राई टू पैनिक, डोंट ट्राई टू गो ऑन टू नेगेटिव थिंग्स। एंड अगले 2 से 3 दिन बचिए बहुत ज्यादा चीजों को देखने से। मैंने बहुत बार बोला था, मेरे लेक्चर्स भी जो अभी आ चुके हैं मैराथन सीरीज के, वो मोर देन इनफ है आपको एक बहुत अच्छा होल्ड देने के लिए। प्लीज गो ऑन टू वॉचिंग देम अगेन एंड अगेन, यू डोंट नीड टू वॉच एनीथिंग न्यू। प्लीज जाके कोई भी रैंडम वीडियोस को मत देखिए। अगर प्रिसाइज वीडियो है, आपको लगता है, देखिए सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स में अगर कोई 45 क्वेश्चन की मैराथन सीरीज टाइप करवा रहा है तो फिर भी देख सकते हैं दिन में 1 घंटे का एक वीडियो, लेकिन उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन ओनली विल टेक यू अहेड। अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट रहिए एंड चीजों को अच्छे से बनाने की कोशिश करते रहिए। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी। 2021 वालों के लिए बहुत अच्छे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2020 वालों के लिए टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। एंड 2021 वालों तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें अब लाइंड अप हैं।